हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव हमें कैसे प्रभावित करते हैं। हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें सूक्ष्म जीव किस तरीके से हमारी अलग अलग चीज़ों में मदद करते हैं या फिर किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पर्यावरण स्वच्छता में सूक्ष्म जीवों का महत्व। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, पर्यावरण स्वच्छता मतलब जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, गिरी हुई पत्तियां, फल सब्जियों के छिलके, मृत पौधे, जंतु, जो पौधे मर जाते हैं, जंतु मर जाते हैं, ये जो सारा वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट जो है ये क्या है, इकट्ठा होता रहता है। तो अगर इनका कोई निपटारा नहीं किया जाएगा तो ये क्या होगा, इकट्ठा होता जाएगा। तो सूक्ष्म जीव इस चीज़ में हमारी मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, इन पदार्थों का अपघटन करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन चीज़ों का अपघटन करते हैं। अब अपघटन का मतलब क्या है, यहाँ पे दो शब्द आए हुए हैं, जटिल पदार्थ और दूसरा सरल पदार्थ। ठीक है, अब इस चीज़ को ही हम समझते हैं आगे। तो हम यहाँ पे बेटा ये समझ सकते हैं, ये वाले डायग्राम से सारा का सारा ये क्या है, पूरा एक जटिल पदार्थ हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे जो गोल गोल तुम्हें अलग अलग कलर की बॉल्स नज़र आ रही हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब ये क्या है, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इन्हें सरल इनमें तोड़ देते हैं, ये अलग अलग कर दिया मत। ठीक है, तो डायग्राम जो हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझ सकते हैं, ये एक तरीके से जटिल पदार्थ है इस साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हम देख रहे हैं क्या है, सरल पदार्थ। यहाँ पे हम ये चीज़ क्या समझेंगे कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो जटिल पदार्थ जैसे कि गिरी हुई पत्तियाँ, फल सब्जियों के छिलके, मृत पौधे एवं जंतु, इनको क्या करते हैं, सरल पदार्थों में बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपघटन। परिणाम स्वरूप यह पोषक तत्वों से भरपूर गहरे रंग की खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जब क्या करते हैं सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल में परिवर्तित बदल देते हैं तो हम देखते हैं फाइनली हमें एक ब्राउन कलर की मिट्टी जैसी खाद मिलती है। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं इधर। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फल सब्जियों के छिलके, पत्तियाँ, मरे हुए जीव, ये सब कुछ हैं। धीरे धीरे यहाँ पे क्या होंगे, मिट्टी में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे इन्हें सरल पदार्थ में तोड़ना शुरू कर देंगे। और आखिरी में हम इधर इस साइड जाते जाते हम ये क्या देख रहे हैं कि फाइनली हमें डार्क ब्राउन कलर की, गहरे रंग की एक क्या मिल जाती है, खाद मिल जाती है। ठीक है, ये जो अभी आप देख रहे हैं इसे ही हम क्या बोलते हैं, अपघटन। मतलब सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों का क्या कर देते हैं, अपघटन, और वो किस में बदल देते हैं, खाद में। यही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। इस तरीके से सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में लौटा देते हैं और प्रकृति में पोषक तत्वों के पुनः चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या हुआ बेटा, जो फल सब्जियों के छिलके, पत्ती, उनमें जो पोषक तत्व थे वो दोबारा से किस में मिल गए, मिट्टी में मिल गए, है ना, वो खाद के रूप में दोबारा से मिट्टी में मिल गए। वो किस में काम आएंगे, पेड़ पौधे उगाएंगे जब हम, तो वो उसमें क्या करेंगे, पेड़ पौधों की वृद्धि में, उन्हें बड़ा करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, प्रकृति में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण। मतलब वो जो पौधे से पत्तियां वगैरह जो गिर गई थी वो दोबारा से मिट्टी में चली गई और दोबारा से पोषक तत्व किसमें, पौधों की वृद्धि में यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो पर्यावरण स्वच्छता में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा यहाँ पे सूक्ष्म जीव और भोजन। मतलब कुछ कुछ हमारे खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बनाने में, जिनका स्वाद बदलने में, और इन सब में क्या है, सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। तो पहला यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, खमीर, या फिर हम इसे दूसरा नाम भी है इसको हम बोलते हैं ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट पाउडर या खमीर शब्द तुमने अपना डेली लाइफ में सुना होगा, अपनी मम्मी को बोलते हुए कि इसमें खमीर उठाना है, ये शब्द सुना होगा। तो खमीर क्या है बेटा, एक प्रकार का ये कवक है। हमने पार्ट 1 में अलग अलग तरीके के सूक्ष्म जीव की कैटेगरी पढ़ी थी, कवक, बैक्टीरिया और ये सब कुछ। तो जो खमीर है वो क्या है, एक प्रकार का कवक है। ये गर्म परिस्थितियों में अच्छी से वृद्धि करता है। जब इसके आसपास गर्म होता है, थोड़ा सा गर्माहट होती है, तब ये क्या करता है, अच्छे से वृद्धि करता है, 2 से 4, 4 से अच्छे से बढ़ता है ये। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, जब हम कोई खाने की चीज़ में उसमें खमीर मिलाते हैं तो खमीर
क्या है, सूक्ष्म जीव है, और जीव हमें पता है वो सब के सब जीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो खमीर भी श्वसन करेगा, और श्वसन करने के टाइम पे उस टाइम पे एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या करेगा, भोजन का विघटन करके उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। मेन जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वो क्या है, जब खमीर श्वसन करता है उस टाइम पे कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो तुम सोचो, अगर आटे में इस तरीके से गैस बन रही है, उत्पन्न हो रही है, बनने, तो वो धीरे धीरे आटा क्या होगा, फूलने लगेगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, आटा नरम और फुला हुआ हो जाता है। ठीक है, अपने भटूरे बनते हुए, केक बनते हुए, ये सब देखा है कि वो आटा क्या हो जाता है, एकदम फुला हुआ हो जाता है। वो किसकी वजह से, खमीर के श्वसन प्रक्रिया की वजह से, जिसमें क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पे हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो आटा है ये धीरे धीरे पूरा क्या हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया साइज़ में, और फुला हुआ हो गया है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे क्या है, हमने आटे में खमीर मिलाया था। खमीर अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनेंगे, जिसकी वजह से ये आटा क्या है, फूल गया है, और ये एकदम नरम और फुला हुआ हो जाता है। इस प्रक्रिया में थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी बनती है, इसी कारण आटे में से हल्की सी एक अलग गंध आती है। ठीक है, जब ये वाली प्रक्रिया होती है विघटन की, तो इसमें थोड़ा सा अल्कोहल की मात्रा भी बनती है, जिसमें हमें आटे में क्या होगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी एक अलग गंध आती है। खमीर का उपयोग, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, खमीर का उपयोग ब्रेड, केक आदि बनाने में किया जाता है। जो चीज़ें ऐसे फुली हुई होती है, केक भी हमें पता है स्पॉन्जी एकदम फुला हुआ होता है, ब्रेड भी ऐसी होती है, ये वाली जो सारी चीज़ें होती हैं, इनमें किसका उपयोग किया जाता है, खमीर का। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं लैक्टोबैसिलस एवं दही का निर्माण। हमने अपने घर पे देखा है या फिर बाहर भी देखा है, दूध से दही बनाया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है बेटा, दूध में थोड़ी सी मात्रा में क्या मिलाया जाता है, दही मिलाया जाता है, और वो कुछ टाइम हम उसे बिना छेड़े रख देते हैं, अनडिस्टर्ब रख देते हैं। तो हम देखते हैं 7-8 घंटे बाद हमें क्या, वो जो दूध है वो धीरे धीरे किस में बदल जाता है, दही में बदल जाता है। अब जो यहाँ पे दो बातें ध्यान देने वाली हैं वो क्या हैं, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का जीवाणु है जो दही में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जो दही हम डेली यूज़ में खाते हैं उसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस क्या कर रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से दूध को दही में बदलने में हमारी मदद कर रहा है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज शर्करा को, दूध में एक शर्करा पाई जाती है जिसका नाम है लैक्टोज, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेगा, लैक्टोज को किस में बदल देगा, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। यहाँ पे देखो, ये मैंने चीज़ बड़े अच्छे से दिखाई है तुम्हें। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो क्या कर रहा है, लैक्टोज दूध शर्करा जो है उसे किस में बदल रहा है, लैक्टिक अम्ल में। और अम्ल का स्वाद हमें पता है थोड़ा खट्टा होता है, तो जिस वजह से हमने देखा है दही का स्वाद किस तरफ होता है, थोड़ा खट्टापन की तरफ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो क्या कर रहा है, दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल रहा है, जिसकी वजह से दही क्या होता है, उसका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। लैक्टोबैसिलस भी खमीर की तरह ये भी गर्म परिस्थितियों में अच्छे से वृद्धि करता है। तो हम सर्दियों के टाइम पे देखते हैं कि अगर हम दूध से दही बनाना होता है तो रात को उस पर हम कुछ ना कुछ कपड़ा या उससे कवर कर देते हैं, वो ढक देते हैं। ठीक है, ताकि अंदर क्या हो, गर्माहट पैदा हो, जिसकी वजह से लैक्टोबैसिलस अच्छे से वृद्धि कर पाए। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे देखेंगे राइजोबियम एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब हम पहले समझ लेते हैं। हमें पता है हमारे आसपास की जो ये वायु है इसमें अलग अलग तरीके की गैस मिलती हैं, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे आसपास पाई जाती है। और पौधों को वृद्धि करने के लिए, पौधों को बढ़ने के लिए काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जो हमारे आसपास जिस रूप में नाइट्रोजन गैस मिलती है उस रूप में पौधे उसे यूज़ नहीं कर सकते, उसे दूसरे रूप में बदलना होता है ताकि पौधे उसे यूज़ कर पाएँ और अच्छे से वृद्धि कर पाएँ। ठीक है, तो ये काम करने में कौन मदद करता है, राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो कि फलीदार पौधे जैसे दाल और मटर, ये सारी क्या होती है, इनकी फली होती हैं, और फली के अंदर हमें पता है कि ये मटर और ये सब पाए जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं फलीदार पौधे, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये कोई फलीदार पौधा है तो उसकी जड़ों में इस तरीके से गांठ जैसे तुम्हें नज़र आ रही है, इस तरीके से नज़र आती है, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रंथिका। तो हम बोलेंगे फलीदार पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में पाया जाता है कौन सा जीवाणु,
राइजोबियम। ठीक है, अब इसका काम क्या है? यह वायु से नाइट्रोजन का अवशोषण करता है। वायु में जिस रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है उसका अवशोषण करता है, उसे अपने अंदर लेता है। जो पौधे जिस रूप में उसे यूज़ कर सकते हैं उसमें ये क्या करता है, उसे बदल देता है, जिससे पौधों की वृद्धि क्या होगी, अच्छी होती है। रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है। अब क्या होगा, रासायनिक उर्वरक हम क्यों मिलाते हैं? ये नाइट्रोजन और ये सारे पोषक तत्व मिट्टी में मिलाने के लिए, ठीक है, ताकि पौधे अच्छे से ग्रो कर पाएँ, वृद्धि कर पाएँ। लेकिन अब ये काम क्या हो रहा है, ये तो प्राकृतिक रूप से अपने आप बिना कोई हमें केमिकल मिलाए ये काम हो रहा है। राइजोबियम जो जीवाणु है वो ये काम कर रहा है, तो इससे हमें ये केमिकल और ये सारी चीज़ें जो रासायनिक उर्वरक हैं ये मिलाने की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। इसी कारण किसान क्या करते हैं, अन्य फसलों के साथ फसल चक्रण में फलीदार फसलें उगाते हैं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है और अगली फसल के लिए मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। यहाँ पे इस चीज़ को भी हम समझेंगे बेटा। किसान क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई एक फसल उगानी है तो उससे पहले वो कोई एक क्या करेंगे, फलीदार फसल उगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फलीदार पौधों की जड़ों में हमें पता है राइजोबियम जीवाणु है, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा और मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहले से ही क्या हो जाएगी, जो पौधे नाइट्रोजन यूज़ करते हैं उस रूप में नाइट्रोजन वहाँ मिट्टी में वो भरपूर मात्रा में पाई जाएगी। तो अब क्या होगा, जब हम अगली फसल जो किसान को उगानी है तो वो फसल उगाएगा तो पहले से ही मिट्टी में क्या है, नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है और पौधे उसे यूज़ करेंगे और अच्छे से वो फसल क्या है, उग पाएगी। लास्ट इसमें हम ये चीज़ समझते हैं, अद्भुत सूक्ष्म शैवाल। कुछ सूक्ष्म शैवाल होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, पौधे जैसे ही जीव होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पे, जैसे मिट्टी में, हवा में, पानी में, वृक्षों की सतह पे, अलग अलग जगह पे क्या है, ये पाए जाते हैं। सूक्ष्म शैवाल सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सूक्ष्म शैवाल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण करेंगे और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। हमारे आसपास वायु में क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन उत्पन्न करेंगे। ये पृथ्वी की, ये चीज़ ध्यान देनी है, ये पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन आपूर्ति का आधे से अधिक भाग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देनी है कि हमारी पृथ्वी पे जितना भी ऑक्सीजन हमें चाहिए उसका आधे से भी ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो हमें किसकी मदद से मिल रहा है, सूक्ष्म शैवाल। सूक्ष्म शैवाल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये अनेक जलीय जीवों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत हैं। तो क्या है बेटा, शैवाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जा रहे हैं। तो जो जलीय जीव होते हैं, मछली और ये सब अलग अलग जो जीव होते हैं, ये क्या करते हैं, सूक्ष्म शैवाल को भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ सूक्ष्म शैवाल, जैसे यहाँ पे देखो मैंने नाम लिखा हुआ है, स्पाइरुलिना, क्लोरेला, डायटम, ये क्या है, मनुष्य भी इनका क्या करते हैं, एक स्वास्थ्य पूरक या फिर औषधियों के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, वो भी एक्स्ट्रा, मतलब अपना जो डेली रूटीन में अपना खाना खा रहे हैं उसके साथ साथ और भी ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व के लिए क्या करते हैं, ये अलग अलग सूक्ष्म शैवाल का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म शैवाल जल को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। जैव ईंधन के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। जैव ईंधन मतलब बेटा जीवित चीज़ों से जो ईंधन तैयार किया जाएगा तो उसमें सूक्ष्म शैवाल का उपयोग होता है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवासों का विनाश आदि के कारण सूक्ष्म शैवालों की विविधता एवं संख्या प्रभावित हो रही है। धीरे धीरे ये बिल्डिंग हम बनाए जा रहे हैं, तालाब, नदियाँ या फिर जंगल, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, सूक्ष्म शैवालों की जितनी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग तरीके के हमें मिलते थे, उनकी संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सूक्ष्म शैवालों का संरक्षण करना अब आवश्यक है, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो संरक्षित बचा रहे और ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो भी बना रहे। बेटा यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पानी में क्या है, जो सूक्ष्म शैवाल है वो क्या करती है, ऑक्सीजन उत्पन्न कर रही है। ठीक है, जो गंदा पानी होता है उसे साफ करने में मदद कर रही है। इधर हम ये चीज़ देख रहे हैं, सूक्ष्म जीव सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करती है। ये मनुष्य द्वारा भी उपयोग की जाती है, वो भी पोषक तत्व इससे मिलते हैं तो इसलिए यूज़ करते हैं उसे। जलीय जीव होते हैं वो भी इसे भोजन के रूप में लेते हैं। जैव ईंधन के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है।
लास्ट हमें दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं कि जो सूक्ष्म जीव की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या अलग अलग विशेषताएं हैं। तो ये हम दो कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, कवक एवं जीवाणु। जो कवक होती हैं उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। हमें ये ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति पाई जाएगी लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। जीवाणु जो होते हैं उनकी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है और उसके बाहर कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी, लेकिन इनमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता, इसकी जगह केंद्रकाभ पाया जाता है। बेटा ये चीज़ भी हम ध्यान से देखेंगे। ये एक कवक की कोशिका है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति पाई जा रही है। ठीक है, ये बाहर वाली क्या है, कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये जीवाणु की कोशिका, इसमें भी हम देख रहे हैं ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली ये दोनों पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो केंद्रक है वो क्या है, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं है। मतलब केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जा रही। यहाँ पे जो ये अंदर का मटेरियल है, अंदर का जो पदार्थ है वो खुला पड़ा हुआ है, चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए हम इसे केंद्रक ना बोल के इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ। ठीक है, तो अलग अलग कोशिकाओं में ये अलग अलग तरीके की विशेषताएं पाई जाती हैं। यस बेटा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना भी हमने डिस्कस किया है, किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल आंसर देयर। ओके, ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।